चंद्रयान-1 ये भारत का पहला ऐसा मिशन था जिसे इसरो की तरफ से मून की ओर पहली बार भेजा जाने वाला था। यह मिशन इसरो का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा था क्योंकि इसरो इस मिशन के जरिए स्पेस फील्ड में सबसे बड़ा कदम उठाने वाला था। ऐसे में इसरो के चंद्रयान-1 का मकसद मून के सरफेस की मैपिंग और उसकी स्टडी करना और चांद पर मैग्नीशियम और कई खनिज पदार्थों की खोज करना था। इसरो के चंद्रयान-1 मिशन ने ऐसा कुछ कर दिखाया था जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा व दूसरी स्पेस एजेंसियां भी ऐसा करने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी। तो ऐसा भी क्या खास था इसरो के चंद्रयान मिशन में, तो दोस्तों इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले 1999 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की एक मीटिंग में ये बात उठाई गई थी कि भारत भी अपना एक मून पर स्पेसक्राफ्ट भेजेगा। इसके बाद 2003 के अप्रैल महीने में इसी तरह की एक मीटिंग में वहां मौजूद सभी लोगों ने इस मिशन को अप्रूव कर दिया और आखिरकार 15 अगस्त 2003 हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिपेंडेंस डे के दिन अपने स्पीच के दौरान इसरो के चंद्रयान-1 की अनाउंसमेंट की। इसके अनाउंसमेंट के साथ ही हमारे भारत के सभी स्पेस प्रोग्राम को काफी ज्यादा बूस्ट मिला। हालांकि चंद्रयान-2 की तरह ही इस मिशन के दौरान भी इसकी लॉन्चिंग ठीक एक दिन पहले यानी कि 21 अक्टूबर 2008 को कुछ टेक्निकल इश्यूज देखने को मिल रहे थे। ऐसे में उस दिन चंद्रयान मिशन में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट में फ्यूल लोड करते टाइम फ्यूल लीकेज की इशू देखने को मिल गई थी। ऐसे में इस प्रॉब्लम का पता चलते ही इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा तुरंत इस इशू को फिक्स किया गया और इसके अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 मिशन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV एक्सेल रॉकेट की मदद से लॉन्च कर दिया गया। और इस मिशन के साथ ही इसरो ने पहली बार धरती से दूर अंतरिक्ष में मून की तरफ अपनी पहली उड़ान भरी। भारत के इस चंद्रयान-1 मिशन में मून ऑर्बिटर और मून इम्पैक्टर मौजूद था। एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के आकार का यह स्पेसक्राफ्ट कुल 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को अपने साथ अंतरिक्ष में ले गया था, जिनमें से पहले 5 पेलोड्स भारत के थे जिन्हें भारत में ही विकसित किया गया था और बाकी के पेलोड्स दूसरी स्पेस एजेंसियों के साथ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के भी मौजूद थे। 675 किलोग्राम वजनी इस ल्यूनर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऐसे ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया था जिसमें इसे अर्थ का चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को एक्सपेंड करना था, जिससे कि चंद्रयान-1 का ऑर्बिटर धीरे धीरे धरती से दूर जाता जा रहा था। हालांकि यह प्रोसेस कुल 15 दिनों तक चलनी थी, जिसके बाद इसने 8 नवंबर 2008 में हमारे चांद के ऑर्बिट में एंटर कर लिया, जिसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट हमारी चांद की सतह से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई से गुजरा तो इसे मून के अराउंड स्टेबल इलिप्टिकल ऑर्बिट में डाल दिया गया, जिसका ऑर्बिट पीरियड लगभग 11 घंटों का था। और इसके बाद हमारे चंद्रयान-1 का स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में लगातार घूमता रहा और इस स्पेसक्राफ्ट के साथ अटैच मून इम्पैक्टर को चांद की सतह पर उतारने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश करने लगा। और इसके बाद 14 नवंबर 2008 को मून इम्पैक्टर प्रोब को स्पेसक्राफ्ट से अलग कर लिया गया, जिसके बाद ये काफी तेजी से चांद की सतह की तरफ 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरने लगा। ऐसे में चंद्रयान-1 के मून इम्पैक्टर प्रोब को चांद की सतह पर गिरने के लिए तकरीबन 25 मिनट लग गए थे। ऐसे में ये 25 मिनट के बाद काफी तेजी से चांद की सतह से टकराया था। अब इसरो का वो समय आ चुका था जो कि इसरो के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला था। ऐसे में भारत पूरी दुनिया में चांद पर अपना ऑर्बिटर पहुंचाने वाला छठा देश बन चुका था। और इसी के साथ ही चांद की सतह पर उतरे मून इम्पैक्टर प्रोब ने चांद की मिट्टी के अंदर आइस वाटर के पार्टिकल्स की खोज कर ली। ऐसे में भारत पूरी दुनिया में चांद की सतह पर पानी की खोज करने वाला पहला देश बन चुका था। ऐसे में चंद्रयान-1 के मून इम्पैक्ट प्रोब में 3 उपकरण रडार, अल्टीमीटर, वीडियो इमेजिंग सिस्टम और मास स्पेक्ट्रोमीटर लगे हुए थे। जब मून इम्पैक्ट प्रोब 25 मिनट के दौरान जब चांद की सतह पर उतर रहा था तो इसमें लगे इन तीनों उपकरणों ने ऑर्बिटर को डेटा भेजना शुरू कर दिया था। ऐसे में जब ये चांद की सतह पर उतर चुका था तब तक इसमें लगे उपकरणों ने इसरो को काफी सारा डेटा भेज दिया था और जिसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने इस डेटा पर एनालिसिस करने के बाद ये कंफर्म किया कि चांद की सतह पर वाकई में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। और इसरो की यह खोज
खोज पूरी दुनिया में एक बड़ी सक्सेस से कम नहीं थी। इससे न ही सिर्फ इसरो ने इतिहास रचा बल्कि पूरी दुनिया में भारत का डंका भी बजवाया। और इसके कुछ समय बाद नासा ने भी ये कंफर्म किया कि वाकई वे चांद पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। 25 मई 2009 में चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर से इसरो को पृथ्वी की काफी खूबसूरत तस्वीरें प्राप्त हुई। इसमें एशिया, अफ्रीका के कुछ हिस्से, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और हमारे प्यारे भारत को भी देखा जा सकता है। ऐसे में इस मिशन की कुल लागत लगभग 386 करोड़ रुपए थी। इस प्रोब ने चांद पर आयरन और कई अदर मटेरियल के ट्रेसेस को भी खोजा। इसके अलावा इसने चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जैसे खनिज पदार्थों को भी खोजा। इसके अलावा इस स्पेसक्राफ्ट ने एक सोलर फ्लेयर को भी देखा। इस स्पेसक्राफ्ट ने हमारे चांद के लगभग 3000 ऑर्बिट्स पूरे किए और साथ ही चांद की सतह की लगभग 70,000 इमेजेस हमें धरती पर भेजी, जो कि अदर किसी भी स्पेस एजेंसी के ऑर्बिटर ने इतनी इमेजेस नहीं ली थी। 19 मई 2009 को इसरो ने अपने चंद्रयान 1 के स्पेसक्राफ्ट की कक्षा को बदलकर 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की दूरी पर सेट कर दिया, क्योंकि सूर्य की काफी अधिक रेडिएशन की वजह से स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगा था, जिससे कि इसके कुछ अंदरूनी पुर्जे भी खराब हो रहे थे। हालांकि इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए इसरो ने यह कदम उठाया था, लेकिन इसरो को इसका भी कोई फायदा नहीं पहुंचा। हालांकि इस स्पेसक्राफ्ट का वर्किंग पीरियड लगभग 2 सालों का था, लेकिन 28 अगस्त 2009 को टेक्निकल इशू के चलते हमारा इस स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया था। ऐसे में इस स्पेसक्राफ्ट से दोबारा संपर्क बनाने की भी कोशिशें की गई, जिसमें इसरो ने अपने डीप स्पेस एंटीना की मदद भी ली, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा इससे दोबारा संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद सन 2016 में नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी ने अपने ग्राउंड वेस्ट रडार टेक्निक की मदद से अपने एलआरओ ऑर्बिटर के साथ साथ हमारे चंद्रयान के ऑर्बिटर को भी ढूंढ निकाला। ये स्पेसक्राफ्ट अब भी चंद्रमा की सतह से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि हमने इस मिशन के जरिए 95% मिशन को कंप्लीट कर लिया था। चंद्रयान 1 मिशन के लिए इसरो को कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कई अवार्ड्स भी दिए गए। ऐसे में इसरो ने अपने मिशन के जरिए जो पूरी दुनिया में कर दिखाया है, इसके लिए हम भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि इसरो भविष्य में भी ऐसे ही मिशंस को लॉन्च करके पूरी दुनिया में इतिहास रचेगा और भारत का नाम पूरी दुनिया में हमेशा ऊंचा करता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।